गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में जो अपन बात कर रहे हैं वो है 2022 का एनसीएल का पेपर और ये है उसकी आंसर की। इसके अंदर उसने जो भी उत्तर माने वो दे रखे हैं और अपने इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि एनसीएल ने जो भी उत्तर माने हैं इसके किस प्रकार और क्यों माने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में गलत होगा तो उसको अपन यहाँ पे सही करने वाले हैं, पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, विद्युत मशीन कौन सी है, यानी विच इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। कि मेरे पास जो भी एम्पलीफायर, घूर्णन कन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, नियंत्रण रिले, इनमें से इलेक्ट्रिकल मशीन कौन सी होती है। तो अपने पास होता है ट्रांसफॉर्मर। यानी एम्पलीफायर होता है, ये क्या करता है, बढ़ाता है, मशीन नहीं होती है। कंट्रोल रिले भी क्या नहीं होती, मशीन नहीं होती। वो जो कन्वर्टर होता है वो मशीन जरूर होती है पर ये इलेक्ट्रिकल नहीं होती, इसको अपन क्या कहते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ट्रांसफॉर्मर। उत्तर क्या रहेगा इसका, ट्रांसफॉर्मर ही रहेगा। अब ये भी एक प्रकार इलेक्ट्रिकल मशीन है पर इससे पहले कौन आता है, मेरे पास ट्रांसफॉर्मर आता है। ये एक प्रकार का स्टैटिक क्या होता है, युक्ति होती है। स्टैटिक मशीन है जो कि इसी प्रकार में करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर करंट लेवल को प्राइमरी से सेकेंडरी तक बढ़ाता है। यानी कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जो सेकेंडरी में करंट को बढ़ा देता है। अगर वो सेकेंडरी में वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी ये प्राइमरी की वोल्टेज होगी, ये सेकेंडरी के अंदर इसने बढ़ा के दे दी वोल्टेज का मान, इसको बोलते हैं अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट का मान घटता है, पर ये बोल क्या रहा है, करंट को बढ़ाना है। और करंट बढ़ेगी कब, जब वोल्टेज का मान घटेगा, यानी सेकेंडरी में करंट वोल्टेज कम रहेगी और प्राइमरी के अंदर वोल्टेज क्या रहेगी, ज्यादा। ऐसा जब होगा जब मेरे पास ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आइसोलेशन क्या होते हैं, ये वोल्टेज को बराबर रखेगा। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को सेकेंडरी में वोल्टेज को बढ़ाएगा पर करंट को घटाएगा। ठीक है, ये होगा फिक्स वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर वाइंडिंग बार बार चेंज नहीं होती, यानी इनके अंदर टेपिंग नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ। स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार की मशीन का उत्पादन किया जाता है। यानी मेरे पास स्टैटिक ईएमएफ पैदा करना है तो कौन सी मशीन का अपने प्रयोग करेंगे। तो अपने करते हैं ट्रांसफॉर्मर का। किसका करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का। ये स्टैटिक युक्ति होती है, ये घूमती नहीं है। अल्टरनेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है और डीसी जनरेटर भी घूमता है। एसी जनरेटर को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं। ये घूमकर क्या पैदा करते हैं, ईएमएफ पैदा करते हैं। पर अपने पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये खुद नहीं घूमता, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको काटेगा तो वहां पे क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। तो इसका मतलब घूमकर ईएमएफ पैदा नहीं करता, इसका मतलब इसके अंदर घर्षण लॉस नहीं होते। एकमात्र डिवाइस है, मशीन है जिसके अंदर घर्षण लॉस क्या होते हैं, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की मशीन का उत्पादन करता है। यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कौन सी मशीन उत्पादित करती है। डीसी शंट मोटर, दो फेज इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, डीसी सीरीज मोटर। यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र दो फेज, तीन फेज, चार फेज, पांच फेज, यानी दो, अगर दो से ज्यादा फेज होंगे तो वहां पे घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पादित होता है, सिंगल फेज में नहीं होता। इसीलिए अपन सिंगल फेज को क्या करते हैं, एक फेज को दो फेजों में बांटते हैं। तो डीसी शंट मोटर में तो घूमने वाला होता ही नहीं है, अस्थायी होता है। एन बन गया तो एन बनेगा, एस बन गया तो एस ही बनेगा हर बार, यानी इसके अंदर कोई घूमता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं करती, डी क्योंकि सिंगल फेज की होती है। डीसी सीरीज मोटर, ये भी क्या होती है, डीसी डीसी की मोटर होती है, तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, स्थायी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। उत्तर उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। यानी कि दो फेज अगर अपने पास होंगे तो वहां पे घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पादित होगा। उत्तर क्या रहेगा अपने पास, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मशीन में कार्बन बर्स में किस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया जाता है। यानी मेरे पास कोई डीसी मशीन है, उसके अंदर मैं कार्बन बर्स लगा रहा हूं तो उसका आकार किस प्रकार का होगा। तो आपने देखा भी होगा चौकोर होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, चौकोर। तो चौकोर होंगे। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन।
त्रिभुजाकार नहीं होते, बेलनाकार भी नहीं होते, अर्धगोलाकार भी नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन, एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही है, यानी कि अपने को बताना डीसी मशीन के बारे में। देखिए इसे रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, इसको होती है। ये कथन क्या है इसका, गलत है। डीसी मोटर की दक्षता अधिक होती है, आवृत्ति को बदलकर मोटर का गति कंट्रोल किया जा सकता है। तो डीसी के अंदर आवृत्तियां कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि आवृत्ति नहीं होती। इसमें मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते, तो अपने पास होते हैं। ये भी कथन इसका क्या है, गलत है। तो बच कौन सा गया, बी ऑप्शन। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। डीसी मोटर की दक्षता ज्यादा होती है, बल्कि डीसी मोटर की दक्षता कम होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर, यहाँ पर भी घर्षण होते हैं, और लॉस भी कार्बन ब्रश के अंदर होती हैं, आर्मेचर के अंदर भी ताम्र हानियां होती हैं। तो इसकी दक्षता का मान घट जाता है। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एसी मोटर में किस प्रकार के नुकसान नहीं पाए जाते, यानी एसी मोटर में किस प्रकार के नुकसान नहीं होते। आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस भी होता है, और ब्रश नुकसान, तो एसी मोटर में ब्रश होती नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। और मैकेनिकल लॉस, तो मैकेनिकल भी होती है, घूमती है ये तीनों तो लॉस होते हैं, ये नहीं होता। उत्तर क्या जाएगा इसका, डी, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन, क्वेश्चन क्या, डीसी मशीन का नुकसान क्या है। इसका टॉर्क कम होता है, सॉरी टॉर्क कम नहीं, इसका टॉर्क ज्यादा होता है, इंग्लिश के अंदर देख लेना। स्थापना और रख रखाव आसान है, हार्मोनिक से मुक्त होती है, ऑपरेशन निर्बाध है। देखिए इसकी स्थापना और रख रखाव आसान नहीं होता, ठीक है, पर ये इसका क्या है, नुकसान नहीं है। ऑपरेशन सेमलेस, यानी इसके ऊपर बार बार ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो ये भी क्या है इसका, गलत है। हार्मोनिक से मुक्त होती है, तो हार्मोनिक से मुक्त है, नहीं होती। टॉर्क इज हाई, इसका टॉर्क ज्यादा होता है, रियलिटी बात है, इसका टॉर्क क्या होता है, ज्यादा। तो ये क्या इसका नुकसान है सबसे बड़ा। अगर टॉर्क ज्यादा हुआ तो ये वाली मोटर जो अपने पास कम्यूटेटर वगैरह होते हैं इनको घिसेगी ज्यादा, तो ये इसके लिए क्या होता है, एक प्रकार से नुकसान ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी फैन के लिए गलत कथन कौन सा होता है। डीसी मोटर के पंखे एक मानक एसी पंखे की तुलना में 70% ऊर्जा उपयोग करते हैं। ये तो क्या इसका सही है, क्या डीसी मोटर के जितने भी पंखे होते हैं तो 70% ऊर्जा खपत करते हैं एसी की तुलना में। ये बात तो इसकी सही है। डीसी मोटर के पंखे कम शोर वाले होते हैं, ये भी इसका क्या है, सही है, क्योंकि डीसी मोटर में शोर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वहां पे बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, और नहीं होता उसके अंदर मैग्नेटिक कोई लॉस। अगला क्या है, डीसी मोटर पंखे में एसी मोटर पंखे की तुलना में अधिक कठोर निर्माण होता है। ये सही बात है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर अगला क्या है, डीसी मोटर के पंखे में एसी मोटर के पंखे की तुलना में अधिक कठोर निर्माण होता है, गलत बात है। डीसी मोटर पंखे में एसी मोटर पंखे की तुलना में अधिक गति के विकल्प होते हैं, सही बात है। यानी कि डीसी मोटर के पंखों की गति अपन बार बार चेंज कर सकते हैं बहुत सारी प्रकार से। अब बात करता हूँ सी ऑप्शन, उत्तर इसका क्या रहेगा, सी ऑप्शन। देखो डीसी मोटर जितने भी पंखे होते हैं एसी मोटर पंखों की तुलना में अधिक कठोर निर्माण होते हैं, नहीं होते, क्योंकि डीसी मोटर के पंखे बनाना आसान होगा, पर उनकी बाद में वाइंडिंग करना क्या रहता है, थोड़ा कठिन रहता है। पर बनाना क्या रहता है, आसान रहता है, क्योंकि एसी के अंदर रोटर बनाना पड़ेगा। इसको रख रखाव की लागत थोड़ी कम होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसको बनाना क्या होता है शुरुआत में कठिन, जो पत्तियां काटोगे, फिर इसको बनाओगे और इसको सेटअप करोगे, ये बनाने सब क्या होते हैं, कठिन होते हैं। तो एसी मशीनें बनाना थोड़ा कठिन होगा, पर रख रखाव क्या होता है उनके अंदर कम में होता है। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही है। इसमें मोटर में कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर मौजूद होते हैं। डीसी मशीन की तुलना में एसी मोटर का कौन सा कथन सही, बात गलत है, नहीं होते। आवृत्ति को बदलकर मोटर का गति कंट्रोल किया जा सकता है, यानी एसी के अंदर आवृत्ति बदलकर मोटर का गति कंट्रोल अपने कर सकते हैं। मोटर की दक्षता अधिक होती है, इससे रखरखाव की आवश्यकता होती है, ये बात भी इसकी गलत है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश वगैरह होते नहीं, तो रखरखाव अपनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और मोटर की दक्षता ज्यादा होती है, ये बात भी इसकी क्या है, थोड़ी गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इस आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है एसी के अंदर, डीसी में ऐसा नहीं होता। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि नीचे एक डायग्राम दिया गया है, ये किसका है डायग्राम, ये पूछा है। यहाँ पे मैं 3 फेज सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। तो इस प्रकार की मोटर जिसके अंदर 3 एसी प्लस डीसी दोनों सप्लाई एक साथ देते हैं, उसको अपन तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक मोटर। ये पीएफ सुधारने काम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है? वो सारी सेल्फ स्टार्ट मोटर एक नहीं है। देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, सही बात है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। इसमें पूछा नहीं है। डीसी शंट मोटर ये भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ये भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है। पर तुल्यकालिक मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती, इसको करना पड़ता है स्टार्ट, और बहुत सारी विधियों के माध्यम से, या तो पोनी मोटर लगाकर या कोई और अन्य विधियों के माध्यम से। उत्तर क्या रहेगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की मोटर एक एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी? यानी एकल उत्तेजित बोलते हैं सिंगल एक्साइटेड मोटर, यानी एक ही तरफ से क्या हो वो उत्तेजित हो। देखो, तुल्यकालिक मोटर इसके अंदर एसी और डीसी दोनों देती है, यानी रोटर को भी देनी पड़ती है और अपने जो स्टेटर होता है उसको भी सप्लाई देनी पड़ती है। डीसी मोटर इसके अंदर आर्मेचर को भी देनी पड़ेगी और स्टेटर को भी देनी पड़ेगी। सर्वो मोटर इसको भी दोनों तरफ देते हैं, स्टेटर प्लस आर्मेचर यानी रोटर दोनों को सप्लाई देते हैं सर्वो मोटर के अंदर। ये एक स्पेशल प्रकार की मोटर होती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को ही देते हैं, वहां पे होता है रोटर, और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के माध्यम से रोटर में क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? सिंगल उत्तेजित। उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडक्शन मशीन की तुलना में तुल्यकालिक मशीन के लिए कौन सा कथन सही है? मोटर एकल उत्तेजित मशीन होती है, तो तुल्यकालिक मशीन डबल उत्तेजित मोटर होती है, यानी रोटर को भी सप्लाई देते हैं और स्टेटर को भी सप्लाई देते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो अभी मैंने बताया था कि तुल्यकालिक मोटर ऑटोमेटिक नहीं घूमती, इसको घुमाना पड़ता है किस माध्यम से, या तो पोनी मोटर लगाओ या कोई अन्य इंडक्शन माध्यम से उसको घुमाओ, तो ये भी नहीं आएगा इसका। मोटर केवल लेगिंग पावर फैक्टर पे काम करते हैं, तो तुल्यकालिक मोटर ऐसी मोटर होती है जो लीडिंग, लेगिंग, लीडिंग और लेगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे काम में कर सकती है, तो ये भी नहीं आएगा। मोटर बचा कौन सा? ऑप्शन बी, गति भार से स्वतंत्र है। उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन रहेगा, यानी लोड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा अपनी स्थिर गति पे चलती हुई रहेगी। अगर 2 से 5% परिवर्तन आ गया तो ये मोटर तुरंत क्या हो जाती है? रुक जाती है, बंद हो जाती है, चलेगी नहीं फिर। ठीक है, उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक डैम्पर वाइंडिंग में खाली स्थान के स्लॉट में डाली गई भारी तांबे की छड़ें होती हैं। स्टेटर के आर्मेचर फेज, रोटर के आर्मेचर फेज, रोटर के पोल फेज, स्टार्टर के पोल फेज, यानी कि अपने पास डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, कहां पे करते हैं? देखिए, आर्मेचर फेज ऑफ द रोटर, रोटर के आर्मेचर फेज के अंदर, स्टेटर के आर्मेचर फेज में। पहले बता देता हूं, स्टेटर में नहीं करते अपन, ये तो नहीं आएगा। स्टार्टर के पोल फेज, स्टेटर, ये स्टेटर ही है, स्टार्टर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं आएगा। बच्चे ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो डैम्पर वाइंडिंग अपन करते हैं जो अपने पास या तो तुल्यकालिक मोटर होती है उनके अंदर, या करते हैं अपन अल्टरनेटर में। और करते कहां पर है? उनके अंदर जो आर्मेचर होता है ना, वहां पे कभी नहीं करते उसको। यानी कि आर्मेचर तो घूमने वाला भाग जरूर होता है, पर आर्मेचर को अल्टरनेटर के अंदर स्टेटर पे स्थापित किया जाता है, तो अपना आर्मेचर में नहीं कर सकते उसको। करते कहां पर है? पोलों पर। वो पोल कहां पे होंगे? उसके रोटर के ऊपर। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की विधि को प्रतिरोध स्टार्ट मोटर के रूप में जाना जाता है? तो संधारित्र स्टार्ट मोटर को प्रतिरोध, इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, प्रतिरोध से ये मोटर स्टार्ट नहीं होती। स्पीड फेज इंडक्शन मोटर। उत्तर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। यानी स्पीड फेज मोटर के अंदर एक वाइंडिंग के 2 भाग अपन कर देते हैं इस प्रकार, और इसके आर का मान बहुत ही ज्यादा रखते हैं, इसका आर का मान बहुत ही कम रखते हैं, इसलिए ये मोटर एक फेज को 2 फेज में बांट कर चलती है। इसके अंदर कैपेसिटर का यूज नहीं करते, इसीलिए इस मोटर को किस नाम से जानते हैं अपन? प्रतिरोध स्टार्ट मोटर। उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, कैपेसिटर स्टार्ट
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कितना एंगल होता है। तो सिंगल फेज, पहली बात बता दो, सिंगल फेज के अंदर पहली बात तो एक ही वाइंडिंग होती है वैसे तो मोटर घूमेगी नहीं। अपन क्या कर देते हैं, दो वाइंडिंग करते हैं। अब दो वाइंडिंग करने से फिर भी नहीं घूमेगी, तो उन दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री पे किया जाता है ताकि उनके बीच में फेज अंतराल कितना बन जाए, 90 डिग्री, जिससे घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मोटर घूमने लगेगी। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर के लिए कौन सा गलत कथन है। यानी मेरे पास सिंगल ही कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसमें कोई, देखिए ऑप्शन देखिए, पेपर कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, बता देता हूँ कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पूछा जाए कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, उत्तर क्या आएगा उसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। पेपर नहीं होता, दक्षता अधिक होती है, सही बात है। पावर फैक्टर ज्यादा होता है, सही बात है, क्योंकि कैपेसिटर लगा होगा तो पावर फैक्टर भी क्या रहेगा इसका, ज्यादा ही रहता है। कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवश्यकता नहीं होती, होती है, क्योंकि उस कैपेसिटर को हटाया जाता है बाद में, इसलिए उसके अंदर मुझे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाना ही पड़ेगा। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ये बात क्या इसकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, संयंत्र में परमाणु रिएक्टर द्वारा किस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। परमाणु प्रतिक्रिया बनाए रखता है, परमाणु प्रतिक्रिया शुरू करता है, परमाणु प्रतिक्रिया से ईंधन निकालता है, परमाणु प्रतिक्रिया से को कंट्रोल करता है। यानी परमाणु रिएक्टर द्वारा कौन सा काम नहीं कर सकते अपन। तो परमाणु रिएक्टर परमाणु प्रतिक्रिया बनाए रखता है, यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो बनाए रखेगा, तो इसका काम ही यही होता है इंपॉर्टेंट। तो इसमें पूछा नहीं कर सकते। परमाणु प्रतिक्रिया शुरू करता है, तो इसके अंदर जब काम ये कर रहा है तो इसके अंदर ये स्टार्ट होगा। परमाणु प्रतिक्रिया कंट्रोल करता है, जब ये क्रिया इसके अंदर हो रही है, ये काम ये कर रहा है, तो कंट्रोल भी तो इसके अंदर ही होगा, तो बाहर थोड़ी होगा कंट्रोल। तो ये भी इसका क्या है, सही है। अब बचा कौन सा, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन उत्तर क्या देगा, सी ऑप्शन। ये काम अपन नहीं कर सकते। परमाणु प्रतिक्रिया से ईंधन निकालता है, तो ईंधन परमाणु प्रतिक्रिया से ईंधन ये नहीं निकालता, अपने को उसको देना पड़ता है अलग से बाहर से। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होगा, ईंधन, ईंधन। ये ईंधन अपने बाहर से देंगे इसको, और ये क्रिया किसके अंदर होगी, परमाणु रिएक्टर के अंदर। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। हेवी वाटर, ग्रेफाइट, पारफिन या फ्रियोन। फ्रियोन गैस का प्रयोग करते हैं अपन फ्रिजों के अंदर, एसी के अंदर, इनके अंदर ठंडा करने के लिए, तो मॉडरेटर के रूप में ये काम नहीं कर सकती। D2O यानी भारी जल करते हैं, ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं, पारफिन का भी करते हैं, और कैडमियम की छड़ों का भी प्रयोग अपन वहां पे करते हैं। उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। फ्रियोन गैस का प्रयोग अपने नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बिजली उत्पादन की अधिकतम मांग 50 मेगावाट हो और संयंत्र का लोड फैक्टर 60% हो तो एवरेज मांग क्या होगी। यानी कि मेरे पास 50 मेगावाट क्या है उसका अधिकतम भार, और लोड फैक्टर कितना, 60%। यानी कि पूछा क्या इसने, एवरेज मांग, और अधिकतम मांग कितनी है, 50। एम का मान कितना है, 50, और एवरेज मांग मुझे पूछी है, और लोड फैक्टर का मान बताना है। तो लोड फैक्टर बराबर होगा औसत मांग बटे मैक्सिमम लोड। क्या होगा, लोड फैक्टर बराबर औसत मांग बटे मैक्सिमम लोड। तो लोड कितना है, 60%, 60% बोले तो 100 बराबर एवरेज का मान कितना मुझे बताना है, ये लगा देता हूँ, बटे मैक्सिमम का मान कितना है, 50 मेगावाट, तो 50 मेगावाट। इसको इधर लेके जाऊंगा, तो 60 इंटू 50 बटे 100, और इसका मेगा का मेगा यहाँ पे है, तो 20 से 20 काट दी, कितना गया, 6 30, 30 मेगावाट। तो एवरेज मांग कितनी होगी इसकी, 30 मेगावाट। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, समग्र दक्षता में सुधार के लिए ग्रिप गैसों का उपयोग करके पहले से गर्म किए गए फीड पानी का उपयोग, क्या उपयोग है। देखिए मेरे पास जो अपने पास ये संयंत्र होते हैं उनके अंदर गैसों के माध्यम से पानी को गर्म किया जाता है। पहले गर्म कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई गैस निकल रही है, ये गैस क्या होती है, गर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या जला रहा हूँ, जो कचरा जला रहा हूँ,
और यहाँ से जो गैस से निकले वो भी क्या होती है, गर्म, तो इनके माध्यम से भी पानी को गर्म किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, फीड वाटर पंप। तो फीड वाटर पंप तो वाटर की पूर्ति करता है। एयर फ्री हीटर का मतलब होता है ये वायु को छानेगा ऊपर, जो भी गैस से निकलेंगे बाहर, ये ऊपर लगा होता है, इसका काम ये नहीं होता। सुपर हीटर का मतलब होता है जो भी पानी गर्म हो गया, गैस बन गई, उसकी भाप बन गई, उस वाष्प को और ज्यादा गर्म करना होता है या शुष्क वाष्प के अंदर बदलना होता है सुपर हीटर का मतलब। प्री क्या बोल रहे हैं, गरीब गैस का उपयोग करके पानी को गर्म करना है अपने को, उसको बोलते हैं इकोनोमाइजर। क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर। इससे संयंत्र की जो दक्षता होती है वो 25 से 30% बढ़ जाती है। 25 से 30% दक्षता बढ़ जाती है, किसकी वजह से, इकोनोमाइजर की वजह से। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 750 से 1000 केवी लाइन के लिए उपकरणों के बीच में न्यूनतम समाशोधन दूरी क्या होनी चाहिए। यानी मेरे पास लगभग 1 लाख वोल्टेज है, 10 लाख वोल्टेज, ठीक है, या 7,50,000 वोल्टेज है, तो वहां पे तारों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। तो दूरी होनी चाहिए 45 फीट। कितनी होनी चाहिए, 45 फीट। उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। तो ये डाटा क्या है, फिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 750 से ऊपर है और 1000 के बीच नीचे है तो वहां पे 45 फीट की दूरी होनी चाहिए न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन में किस प्रकार के पोल का प्रयोग नहीं किया जाता। लकड़ी के खंभे, कंक्रीट के खंभे, रेल बिजली के खंभे, सिलिकॉन पीवीसी के खंभे। तो सिलिकॉन पीवीसी के खंभा का नाम कभी सुना ही नहीं है अपन ने। कंक्रीट बोले तो जो अपने सीमेंटेड खंभे आते हैं ना गांव में, वो वाले। लकड़ी खंभे भी उपयोग करते हैं। रेल के जो रेल की पटरियों के पास पास खंभे लगे होंगे, देखना रेल की पटरी जैसा होता है सेम, इसको अपन आई सेक्शन खंभा बोल सकते हैं। तो ये खंभे तीनों यूज करते हैं। और सिलिकॉन का खंभा आता नहीं है। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम अवधि के लिए किस प्रकार के खंभे की सिफारिश की जाती है। यानी बहुत लंबे टाइम के लिए कौन से खंभे लगाए जा सकते हैं। लकड़ी खंभे कुछ सालों के बाद में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। स्टील के खंभे ये भी बहुत सालों बाद में खराब हो जाते हैं, मतलब इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। कंक्रीट के खंभे ये भी खराब हो जाएंगे। पर स्टील टावर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी ज़्यादा लागत से बनाया जाता है अपन। और बड़े बड़े क्यों बनाते हैं कि आने वाले समय के लिए भी ये क्या पड़े रहेंगे, अपन यहाँ पे स्थिर पड़े हुए रहेंगे, ये सोचकर इनको इतनी लागत से बनाया जाता है। अगर बार बार बदलना पड़ा इनको तो लागत का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको अस्थायी तौर पे बनाते हैं अपन। तो सबसे लंबे टाइम तक टिकने वाले खंभे कौन से होते हैं, स्टील टावर, और उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने क्वेश्चन कर लिए 25, और बचे हुए क्वेश्चन के बारे में करें अपन अगले वाली वीडियो में बात। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।